चलिए, तो के गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे आई स्टार्ट योर एसएसटी फुटप्रिंट्स हिस्ट्री चैप्टर 6 सेकेंड पार्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड टेक्सटाइल प्रोडक्शन इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कैसे आया और टेक्सटाइल प्रोडक्शन मतलब टेक्सटाइल के क्षेत्र में कॉटन मिल कपड़े के क्षेत्र में कैसे वहाँ पे ग्रोथ हुई। पहले इंडिया की तरह वहाँ पर भी जो है हैंड से लोग करते थे, वीवर्स बुनकर होते थे और हमारे यहाँ का तब काफ़ी डिमांड था यूरोप मार्केट में। इंडियन कॉटन, इंडियन इंडिगो, नील जो है और इंडियंस बुनकर के द्वारा बने हुए कपड़े, बंधानी, चिंट, कैलिको, ये सब पढ़ाया पिछले पेज में आपको। यहाँ पे द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड इंट्रोड्यूस न्यू मशीन लाइक स्टीम इंजन, स्पिनिंग जेनी, वाटर फ्रेम, कॉटन गिन, पावर लूम। इन सब के डेवलप होने से मतलब जब धीरे धीरे मशीनरी आ गया, हाथ का काम धीरे धीरे कम हो गया, these invention led to greater efficiency in the British textile industry। क्या कह रहा है? इन सब के इन्वेंशन से, आविष्कार से ब्रिटिश टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में एक काफी ग्रोथ हुआ, क्रांति आई, एक एफिशिएंसी, प्रभावी, इन ऑर्डर टू हार्नेस दीज न्यू machine and further improve and mechanize production. A new technique of production called the factory system was introduced। नई नई मशीनों के आने से और मैकेनाइज प्रोडक्शन, मशीनरी प्रोडक्शन उत्पादन होने से जो उत्पादन तकनीक, एक नई तकनीक आई जिसको फैक्ट्री सिस्टम कहा गया, कारखाना। यहाँ दिया गया है कि द क्रैम्फोर्ड मिल लोकेटेड इन डर्बीशायर इंग्लैंड वाज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल स्केल कॉटन। अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये सबसे पहला इंडस्ट्रियल स्केल कॉटन प्रोडक्शन फैक्ट्री था। द मिल वाज सेटअप बाय रिचर्ड आर्कराइट ने सबसे पहले 1771 में इंग्लैंड में किया, डर्बीशायर में। Textile thus caused to be produced on a small scale at home by part-time worker। क्या स्केल? स्मॉल स्केल मतलब एक छोटे पैमाने पर, होम घर पर, पार्ट टाइम वर्कर्स, पार्ट टाइम मजदूर पार्ट टाइम काम करते थे, मतलब एक्स्ट्रा जब वो दूसरा काम करके आते थे तो उसके बाद जो उनको समय मिलता था तो अपने घरों में लोग rather full-time workers went to work in a building called the factory। पूरा समय वर्कर कहाँ पे काम करने जाते थे? फैक्ट्री में, बिल्डिंग के अंदर जहाँ पे मशीनें लगी होती थी। which was owned by a person, जो किसी एक व्यक्ति के द्वारा ओन्ड होता था, मालिकाना, मतलब इन्वेस्टेड द कैपिटल, जो पैसा लगाता था वही मालिक कहलाता था, मतलब प्राइवेट। आगे वर्कर्स वर पेड, मजदूरों को तनख्वाह मिलती थी, पैसा मिलती थी, मजदूरी बाय द फैक्ट्री ओनर, फैक्ट्री मालिक के द्वारा। मैकेनाइजेशन इन फैक्ट्रीज वेयर प्रोडक्शन वाज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मशीन। जहाँ पे उत्पादन जो है ज़्यादातर मशीनों के द्वारा किया जाता था। लेड टू मैनीफोल्ड इंक्रीज इन प्रोडक्शन, कह रहा है मैनीफोल्ड इंक्रीज, जिससे प्रोडक्शन में काफ़ी ग्रोथ हुआ। पहले लोग हाथ से करते थे, लेकिन जब मशीनरी सिस्टम हो गया तो डिमांड कम हो गई वहाँ के बुनकरों की। फिर वही स्किल्ड बुनकर फैक्ट्रियों में काम करने लगे और जो उनको टाइम मिलता था वो आके अपने घरों पर भी पार्ट टाइम में काम करते थे। अब यहाँ पे दिया गया है द स्पिनिंग जेनी स्पीडेड अप द स्पिनिंग प्रोसेस। स्पिनिंग मतलब कताई, पहले लोग हाथ से जो काटते थे चरखा, अब ये मशीन से हो गया।
तो इससे तेजी आ गई। जहाँ पे एक दो गुंड बनते थे वो अब इसके साथ कई कई इसमें एक से अधिक तकले लगते थे। स्पिनिंग व्हील, अ वर्कर कुड सेट इन मोशन अ नंबर ऑफ स्पिंडल। जब उसको सेट कर दिया जाता था तो स्पिंडल मतलब जो होता घुंडी बनना। जो लोग देखे होंगे घरों में चरखा काटते हुए, तो एक तकला जब भर जाता था तो उससे एक घुंडी, उसके बाद उसको फिर ऐसे नचाया जाता था धागा, फिर उससे बनाई जाती थी घुंडी। Spindle and spin several thread at the same time. The spinning frame was invented by रिचर्ड आर्कराइट ने ही इसको इन्वेंट किया था 1768 में, और 1771 में ही उन्होंने सबसे पहले जो है एक कॉटन मिल की तरह से जान लीजिए स्थापना भी की। क्लॉथ कुड नाउ बी वोवन चीपली। अब कपड़ा बनाना सस्ता हो गया था और काफ़ी मात्रा में। अब आ जाइए कोलोनियलिज्म एंड डी इंडस्ट्रियलाइज। ये तो इंग्लैंड की बात हुई। अब इंडिया में जो ये हमारे ट्रेडर्स आए थे, ये धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी कॉलोनीज बसाना शुरू कर दी, उपनिवेश करना, और हमारे उद्योग धंधों को धीरे धीरे फिर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया। द colonial policies plunged India into a phase of deindustrialization। उनकी नीति क्या थी? हमारे जो इंडस्ट्रियल सिस्टम थे, जो हमारे बुनकर थे, क्राफ्ट पर्सन थे, उनको किसी तरह से समाप्त करना, जिससे इनके फैक्ट्री मेड क्लॉथ इंडिया में बिक सके, चल सके। आप आ जाइए, थोड़ा हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। मिलियंस ऑफ पीपुल वर इन्वॉल्व इन वीविंग। लाखों लोग जो है, समझे, मिलियंस मतलब लाख से अधिक होता है, आप जानते हो 10 लाख को 1 मिलियन बोला जाता है। वीविंग में, बुनाई में, बुनकर अक्स मेनली उनका पेशा ही होता था, जुलाहा कहा जाता था उन्हें। फॉर द वीवर्स इट वाज स्किल दैट गॉड पास फ्रॉम वन जनरेशन। फिलहाल पीढ़ी दर पीढ़ी उस समय पैतृक, जैसे बुनकर हो गए, पॉटरी मेकर हो गए और अदर, तो ब्लैक स्मिथ लोहार का काम, इसीलिए जातियां ही बन गई थी सब पेशे के अनुसार। वर कम्युनिटीज आर वीवर्स इन बंगाल, नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। दे वर नोन एज टैंटी इन बंगाल, जुलाहा आर मोमिन इन नॉर्थ इंडिया एंड सेल, कोई कॉलर एंड देवांग इन साउथ इंडिया। अलग अलग नामों से जाने जाते थे अलग अलग क्षेत्रों में। वीविंग इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ कनेक्टिंग स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या था पहले इसमें? कॉटन से कॉटन करके देना, उसके बाद स्पिनिंग, उसकी कताई होनी। टास्क परफॉर्म बाय द वीमेन, जो महिलाओं के द्वारा घरों में किया जाता था। यूजिंग इंस्ट्रूमेंट सच एज चरखा एंड तकली। चरखा was used to spin the thread and the तकली to roll the thread। समझे ना? The next stage was weaving। इसके बाद कताई होती थी, which was mostly performed by the men। आदमी लोग ज़्यादातर बुनते थे कपड़ा, देखे होगे अभी भी कपड़ा बुनते, लेकिन अब तो वो सब सिस्टम रह नहीं गया। हैंडलूम, पावर लूम आप देखे होंगे शहजादपुर, अकबरपुर में, तमाम मुसल शहजादपुर में बहुत खटपाट खटपाट चलता रहता है। द रेंजर्स हु डाइड। रेंजर मतलब राग, उनको रंजक बोला जाता था, रागा, जो कपड़ों को कलर करते थे। एंड चिप्पीगार हु ब्लॉक प्रिंटेड, जो लोग प्रिंटेड करते थे। अब इससे देखिए कई लोग इन्वॉल्व, सबको जॉब मिलता था इसमें। अगला पेज आपको डिक्लाइन ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। क्या कारण थे इसका, जो हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का पतन हुआ? मतलब जो हमारी बुनकर, जो हमारे विदेशों में इतनी मांग थी कपड़ों की, और जो बुनकर थे, जो क्राफ्ट्समैन थे, उनके स्किल्ड की, क्यों? देखिए नंबर 1,
Indian textile industries decline in the 19th century because of several factors. नंबर 1 पॉइंट करोगे, ये भी एक क्वेश्चन है और उसका आंसर आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग मशीन मेड टेक्सटाइल एंड वर मच चीपर एंड बेटर। कपड़ों मशीनरी से बनाना शुरू किया जो कि सस्ते होते थे, टिकाऊ होते थे, बेटर क्वालिटी के होते थे। ट्रेडिशनल इंडियन टेक्सटाइल जो हमारे यहाँ परंपरागत भारतीय टेक्सटाइल था। और अब देखिए चार्टर एक्ट 1813 अंडरलाइन कर लीजिएगा। जो चार्टर एक्ट 1813 में एंडेड बाय द EICs ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा समाप्त किया गया मोनोपाली द थ्रू ओपन इंडिया। और अब इंडियन मार्केट को ब्रिटिश सब्जेक्ट देयर आफ्टर ब्रिटिश मैन्युफैक्चर टेक्सटाइल गुड, मतलब सबके लिए बाजार खोल दिया गया ब्रिटिश व्यापारियों के लिए। और इस तरह से ब्रिटिश के बने कपड़े की बाढ़ सी फ्लडेड एक इंडियन मार्केट में आ गई, थोक के थोक आना शुरू हो गया। अब कोई चीज़ जब सस्ती होगी, टिकाऊ होगी, तो लोग उसको लेना पसंद करेंगे। इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज डिड नॉट हैव द एडवांटेज ऑफ मैकेनाइजेशन। हमारे यहाँ मैकेनाइजेशन का, मशीनीकरण का कोई सुविधा नहीं था, फैक्ट्री सिस्टम नहीं था, इसलिए हमारे बुनकर compete नहीं कर पाए, प्रोडक्शन नहीं दे पाए, सस्ता नहीं हो पाया सामान और इनके डिमांड कम हो गई। बाय द बिगिनिंग ऑफ द 19th century इंग्लिश मेड कॉटन टेक्सटाइल सक्सेसफुली ऑस्टेड इंडियन गुड्स। ब्रिटिश के बने कपड़े आसानी से भारतीय मार्केट में छा गए। फ्रॉम दियर ट्रेडिशनल मार्केट इन अफ्रीका, अफ्रीका में भी, एशिया में, अमेरिका एंड अदर, चूँकि ये जहाँ जहाँ कॉलोनीज बनाए थे सब में इंग्लिश एंड यूरोपियन कंपनीज स्टॉप्ड बाइंग इंडियन गुड्स। क्या हुए, ये लोग इंडियन गुड्स को खरीदना समाप्त कर दिया, बंद कर दिया। एंड दियर एजेंट नो लॉन्गर गेव एडवांटेज। अब जो उनके एजेंट थे, जो आके किसानों को, बुनकरों को एडवांस पैसा देते थे, इसके पहले भी हमने पढ़ाया था आपको पेज में कि भाई आप अपना माल तैयार करेंगे और हमें ही बेचेंगे, वो डिमांड कम हो गई, इनको पैसा मिलना कम हो गया, इससे इनको इकोनॉमिक कंडीशन भी गड़बड़ हो गई, इनको मनी लेंडर पर डिपेंड होना पड़ा। द कोलोनाइजेशन एंड कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया, और फिर इस तरह से जो उपनिवेश बनना शुरू हुआ और हमारे एरियाओं पर छोटे छोटे राजाओं सबको डिफीट करके ये लोग कब्जा करना शुरू किया, इन सब का भी काफ़ी पर असर पड़ा। और जब जो पैट्रोनेज था हमारे रूलर का, वो भी ख़त्म हो गया। इनके बुनकरों के ऊपर जो योगदान इनको मिलता था, जो सपोर्ट मिलता था, वो सब खत्म हो गया। इससे हमारी इंडस्ट्रीज जो है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ती गई। द ब्रिटिश गवर्नमेंट एडॉप्टेड सर्टेन कोर्सिव पॉलिसीज, कुछ कोर्सिव पॉलिसीज मतलब ऐसी पॉलिसीज अपनाई जो हमारे इंडस्ट्रीज के लिए घातक थी, जंग लगने वाली, जिसको कहते हो कोर्सिव मतलब जंग लगना। विच अफेक्टेड द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो कि इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को काफ़ी प्रभावित किया। मीनिंग आप देखते रहिएगा, अपने बुक में आप ध्यान से देखिएगा कौन सा पॉइंट हम पढ़ा रहे हैं और किसकी मीनिंग आपको समझा रहे हैं। इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग प्लस उसकी हिंदी। द कंपनी एजेंट फोर्स्ड इंडियन फार्मर्स टू कल्टीवेट कॉटन एंड सेल इट। अब देखिए रॉ मटेरियल तो जरूरत पड़ेगी, इसीलिए ये लोग कॉटन को ग्रो करने के लिए हमारे फार्मर्स पर फोर्स करते थे कि भाई कॉटन को ग्रो करो और चीप रेट पर उनको दो। कंपनी आल्सो मेड इट कंपल्सरी फॉर द वीवर्स टू रजिस्टर विद द कंपनी एंड टू डू नथिंग इंडिपेंडेंटली। हमारे बुनकरों को किया कि आप कंपनी के साथ रजिस्टर होइए, आप स्वतंत्र रूप से कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगला है द डिस्ट्रक्शन ऑफ मेनी इंडियन प्रिंसली स्टेट। बताया ना कि बहुत से इंडियन प्रिंसली स्टेट जो समाप्त हो गए थे, जो अधीन हो गए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। लॉस द रॉयल पेट्रोनेज प्रूव टू बी मेजर सेटबैक, और ये एक बहुत बड़ा कारण बना टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के पतन का, क्योंकि बुनकरों को सपोर्ट देना बंद हो गया। एज द इंडियन रूलिंग क्लास लॉस्ट इट्स पॉलिटिकल पावर,
अपनी जब वो पॉलिटिकल पावर को खो दिए, इकोनॉमिक स्टेटस खो दिए, तो जो ये लोग चूँकि पहनते थे, खरीदते थे, वो भी बंद हो गया। It was also unable to patronize the weaver and craftsmen who were now forced to seek other means of livelihood. अब इस तरह से मजबूरी हो गई उनके सामने कि वो किसी दूसरे चीज को अपनाए अपनी जीविका चलाने के लिए। In Britain, when traditional artisans were displaced, ऐसे ब्रिटिश में जब ट्रेडिशनल आर्टिसंस जो वहाँ परंपरागत कर्मचारी थे, बीबर्स थे और लोग, उनके जॉब बंद हुए, मशीनरी आ गई तो उनको तो जॉब मिल गया फैक्ट्रियों में। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होने से उनके भी असर पड़ा, लेकिन उन लोगों को जॉब मिल गया। गवर्नमेंट वहाँ प्रोविजन टू एब्जॉर्ब देम इनटू अ न्यू फैक्ट्रीज, चूँकि वो कुशल थे, उनको फैक्ट्रियों में काम मिल गया। हैड कम अप हाउएवर इन इंडिया, EEIC डिड नॉट मेक अ सच प्रोविजन, लेकिन इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई, क्योंकि यहाँ उनको तोड़ना था। चाहती थी उनको जॉब देती फैक्ट्रियों में तो उनकी जीविका चलती। फॉर ऑल दीज रीजन, फिलहाल ये सब कारण बने जिससे मिलियंस ऑफ वीवर एंड क्राफ्ट्समैन वर लेफ्ट जॉबलेस, बेरोजगार हो गए। क्योंकि जब उनकी डिमांड कम हो गई, उनके मांग तो कहाँ से, इनकम जब होगी नहीं तो पैसा लगा के प्रोडक्शन करके क्या, स्टॉक करके क्या करेंगे। लीडिंग अ लाइफ ऑफ मिजरी एंड पॉवर्टी, जो सेल्फ इकोनॉमी थी, सफिशियंट लोग स्वतंत्र रूप से अपना रह रहे थे, जीविका अच्छी से चल रही थी, आज वो कष्टमय और गरीबी जीवन बिताना शुरू कर दिए। तो गरीब का कारण यही सब हो गया, आज भी वही कारण है। हम लोग डिपेंड हो गए अपना जॉब। आज मोदी जी वही कहते कि स्किल्ड, आप खुद अपना जॉब करिए, आप कुशल होइए, आप तकनीक सीखिए। मेनी ऑफ देम रिटर्न टू दियर विलेज, बहुत से लोग गांव की तरफ लौटे, पुनः खेती में लग गए। मेनी अदर्स माइग्रेट टू सिटीज, और बहुत से शहरों की तरफ माइग्रेट करके इन सर्च ऑफ अदर वर्क। रेस्ट ऑफ देम वेंट आउट द कंट्री, कुछ लोग देश से बाहर चले गए। वर्क ऑन प्लांटेशन इन अफ्रीका और वेस्ट इंडीज, आज वही हमारे पूर्वज, आज जो वहाँ पे लोग हैं, श्रीलंका, अफ्रीका, वेस्ट इंडीज एंड अदर पार्ट्स में जो इंडियन बसे हैं, मूल निवासी आज वहाँ खो गए हैं, वो वैसी समय गए हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के समय, जो प्लांटर्स के रूप में वहाँ गए और वहीं बस गए। देखिए पुनः आ गया हिस्ट्री इन डेप्थ। इन 1838 द पॉपुलेशन ऑफ डक्का, मेजर सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, जो कि एक सेंटर था टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का, उसकी पॉपुलेशन वेंट डाउन टू 68,000 फ्रॉम 2 लाख इन 1801। सोचिए 68,000 से 2 लाख हो गई 1801 में। मोस्ट ऑफ दोज हु लेफ्ट द सिटी इंक्लूडेड वीवर, ज़्यादातर लोगों ने जो शहर छोड़ दिया, मतलब 2 लाख से 68,000 रह गई कहाँ, 1838 में, और जबकि 1801 में 2 लाख थी, और 1838 में 68,000 रह गई। तो जो लोग पलायन किए, माइग्रेट किए, उसमें से ज़्यादातर बुनकर थे, किसान एंड आर्टिसंस इन्वॉल्व इन कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, जो कॉटन टेक्सटाइल से रिलेटेड थे, मतलब जो कॉटन ग्रो करते थे, जो स्पिनिंग करते थे, जो वीविंग करते थे, जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए थे। प्रिंटिंग करना, छपाई करना, कलरिंग करना, ये सब लोगों का जॉबलेस हो गए और इधर से उधर माइग्रेट किए। ऑन द अदर हैंड नंबर ऑफ टेक्सटाइल वर्कर इन द इंग्लैंड टाउन ऑफ, जबकि दूसरी तरफ इंग्लैंड में भी वही स्थिति थी, लेकिन वहाँ मैनचेस्टर बिटवीन 1838 टू 1856 इंक्रीज कर गया वहाँ जनसंख्या 50%, चूँकि वहाँ लोगों को जॉब मिल गया। जस्ट अपोजिट हुआ द डिक्लाइन ऑफ द इंडियन आयरन स्टील। अब ये तो हो गया कॉटन टेक्सटाइल, ऐसे उन लोगों ने हमारी आयरन स्टील कंपनी मतलब इंडस्ट्रीज को भी डिक्लाइन किया। द आयरन स्मेल्टिंग वाज एक्सट्रीमली कॉमन इन इंडिया, बहुत पहले से ही आयरन को पिघला करके कच्चा, उससे लोहा बनाया जाता था, उससे इस्पात बनाया जाता था, और तरह तरह की चीज़ें बनाई जाती थी शुरू से ही।
लेकिन इसकी भी इंडस्ट्रीज इंग्लैंड में जब लगी और फिर उसकी डिमांड हमारे इंडियन डिमांड कम होती गई। बिफोर द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, मतलब जब ब्रिटिश लोगों ने इंडिया पे कॉन्क्वेस्ट नहीं किया था, कब्जा, उसके पहले इन बिहार एंड सेंट्रल इंडिया, मतलब छोटा नागपुर रीजन जान लीजिए, ऑलमोस्ट एवरी डिस्ट्रिक्ट हैड स्मेल्टर्स, प्रत्येक जिलों में स्मेल्टर थे। गालक जिसको कहते हैं, मतलब लोहा पिघलाने वाली, लोहार लोग जो बड़ी बड़ी भट्टियाँ, दैट यूज्ड लोकल डिपॉजिट ऑफ ओर, जो स्थानीय ओर उनको मिलता था खुदाई के दौरान, उसको लोग साफ मतलब शोधन करके फिर पिघलाते थे। प्रोड्यूस आयरन टू मेक इम्प्लीमेंट्स एंड टूल्स ऑफ डेली यूज, हथियार, औजार और मशीनरी। इंडियन साइड आल्सो परफेक्टेड द आर्ट ऑफ मेकिंग स्टील फ्रॉम द आयरन, आयरन से स्टील बनाने की भी कला वो जानते थे। इंडियन स्टील वाज नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड, सोचिए भारतीय स्टील की मांग थी विदेशों में भी, हथियार बनाने में, वेपन्स, तलवार, ये सब। लाइक द क्राफ्ट्स ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, द क्राफ्ट्स ऑफ आयरन, मतलब इंडियन टेक्सटाइल की तरह हमारी आयरन क्राफ्ट्स भी डिक्लाइन हुई ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट के दौरान बाद, और उनकी पॉलिसीज से। एशियन अगेन देयर वेयर सेवरल फैक्टर्स, पुनः देखिए नंबर 1, अ सीरीज ऑफ ब्रिटिश फॉरेस्ट लॉ, बताया ना, कई फॉरेस्ट लॉ है जिससे बैन कर दिया गया ब्रिटिश इंडियन का फॉरेस्ट में प्रवेश करना, तो उससे उनको फ्यूल के रूप में ईंधन नहीं मिल पाता था, जिससे वो कोल का रूप यूज करते थे। दूसरा, और खुदाई नहीं कर पाते थे कच्चे माल की, जिससे उनको रॉ मटेरियल नहीं मिल पा रहा था। ये सब दोनों अफेक्ट किया। Thus could either not go into the forest to collect wood for the charcoal or had to pay heavy taxes to forest official। अगला है डिमांड फॉर आयरन प्रोड्यूस बाय लोकल इंडिजिनस स्मेल्ट, लोकल इंडिजिनस मतलब जो हमारे भारतीय देसी स्मेल्टर्स थे, गालक पिघलाने वाले, आल्सो डिक्लाइन बिकॉज ऑफ टफ कंपटीशन फ्रॉम ब्रिटिश स्टील। अब जो इंडियन स्टील की थी वो ब्रिटिश स्टील से उसका एक तरह से कंपेरिजन, चैलेंज, एक तरह से तुलनात्मक हो गया, वहाँ फैक्ट्रियों में बन के अब आने लगा, और हमारा जो लोग अपने हाथ से भट्टियों बनाते थे। आयरन एंड स्टील रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे, रेलवे के निर्माण में इन इंडिया वाज मेट बाई इम्पोर्टिंग आयरन एंड स्टील फ्रॉम इंग्लैंड। अब बताइए इंडिया में जो है खुद इंग्लैंड से इंपोर्ट होने लगा, आयात। अंडर दीज कंडीशन द आयरन स्मेल्टर्स कुड नॉट कंटिन्यू विद दियर ऑक्यूपेशन लॉन्ग, और इस तरह से इस स्थिति में हमारे स्मेल्टर्स जो है आयरन स्टील को बनाने वाले ज़्यादा समय तक अपने जॉब को नहीं रख सके। मेनी गेव अप दियर क्राफ्ट, त्याग दिया, छोड़ दिया अपने काम को। लुक्ड फॉर अदर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, और फिर अपनी जीविका के लिए दूसरे साधन को तलाशना शुरू कर दिया। री इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब ये तो था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। री इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब पुनः इंडस्ट्रीज स्थापित होना, अब ये ब्रिटिश के द्वारा यहाँ कंपनियाँ। ग्रेजुअली हेल्ड बाय इकोनॉमिक फोर्सेस एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ इंडियन कार एंटरप्रेन्योर्स, इंडियन एंटरप्रेन्योर मतलब भारतीय उद्योगपतियों के द्वारा जो उद्योग लगाए गए, and modern industries based on large scale factory system began to be established in India. Many peasant, jobless weavers, spinners and other took in them modern factories। जो लोग जिनका जॉब छूट चुका था ये लोग इस फैक्ट्रियों में काम करना शुरू किए। Indian cotton mill, a particular development outside India, further stimulated the establishment of mechanized cotton textile factories in India. The Civil War in America
जब अमेरिका में गृह युद्ध शुरू हुआ 1860 के दौरान, एडवर्सली अफेक्टेड कॉटन इंपोर्ट्स फ्रॉम द प्लांटेशन ऑफ यूएसए टू ब्रिटेन। क्या हुआ उस समय? बुरी तरह से प्रभाव पड़ा। अफेक्टेड कॉटन इंपोर्ट्स, कॉटन आयात फ्रॉम प्लांटेशन, उससे में जो कॉटन की खेती करते थे ब्रिटिश के लिए, ब्रिटिश में जो अमेरिका से कॉटन आता था उस पर बुरा असर पड़ा, चूँकि उस समय गृह युद्ध वहाँ चल रहा था नॉर्दर्न स्टेट और सदर्न स्टेट को लेकर के, स्लेवरी को लेकर के, गुलाम। एज अ रिजल्ट दीज वाज ए शार्प इंक्रीज इन इंडियाज रॉ कॉटन एक्सपोर्ट, और इस तरह से उसका असर भारत पर पड़ा और भारत में कच्चे कॉटन की डिमांड बढ़ी और एक्सपोर्ट किया गया इंग्लैंड को। ऐसे ही जब सेकेंड वर्ल्ड वार, नहीं फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था, हाँ, इंटरप्राइजिंग मर्चेंट मेड सब्सटेंट गेन इन दिस ट्रेड, और इस तरह से लोगों को थोड़ा लाभ हुआ व्यापार में। सम ऑफ देम देन डिसाइडेड टू इन्वेस्ट द सेटिंग अप मॉडर्न टेक्सटाइल फैक्ट्रीज इन इंडिया, और इस तरह से भारत में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए लोगों ने सोचा। द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट लार्जली इंडियन ओन्ड मॉडर्न। तो 1877 में भारतीय एंटरप्रेन्योर ने भी अपना निजी जो है कारखाना खोलना शुरू किया। जमशेदजी नौरस्वान जी टाटा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, इस्टेब्लिश द इम्प्रेस मिल इन नागपुर में। नागपुर में सबसे पहले 1877 में खोला गया। दिस वाज फॉलोड बाय मोर मिल्स इन अहमदाबाद। इसके बाद फिर और अधिक अहमदाबाद, मद्रास, बंगाल, पंजाब में। बाय 1900 there were 87 cotton mill operating in India. Of the more than half were in Bombay. आधे से अधिक बॉम्बे में था। अगला, द ग्रोथ ऑफ कॉटन मिल्स लेड टू डिमांड फॉर लेबर। भाई लेबर की भी जरूरत पड़ी, इससे लोगों को रोजगार भी मिला। थाउजेंड्स ऑफ पुअर पीजेंट आर्टिसंस एग्रीकल्चर लेबर्स मूव्ड, शहरों की तरफ लोग पलायन किए। इससे लोगों का जो जॉइंट फैमिली था वो भी टूटा। लोग एकाकी परिवार के रूप में वहाँ गए, बस गए, फिर अपने परिवार को ले जाके रहना शुरू कर दिया। तभी से जो है सिंगल फैमिली की प्रथा चली। When Indian businessmen began setting up industries in the late 19th century, they avoided competing with British cloth in Indian market. वो लोग अवॉइड करते थे, बचते थे कि ब्रिटिश जो कपड़ा बन के आता था उससे कंपटीशन करने में। ब्रिटिश क्लॉथ वाज फाइनर एंड लेस एक्सपेंसिव। फिलहाल ब्रिटिश का कपड़ा और अच्छा होता था, वहाँ की फैक्ट्री, चूँकि यहाँ उतना जो फैक्ट्रियों में बनता था तब तक उतने कुशल लोग नहीं हो पाए थे कि अच्छे से बनाए, और लेस एक्सपेंसिव मतलब कम खर्चीले भी थे। तो आज की पेज इतना ही।